नेक्स्ट चैप्टर है, ये हम दे देंगे, आप लोगों को स्कैन करके डाल दिया जाएगा। अब लिखवाना नहीं है, पढ़ाना है, जो जहाँ पर ज़रूरत होगी लिखवाएंगे। राष्ट्रीय, देखिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब आप लोग इतिहास की तरह इसको सोचिएगा कि समझा दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि चीज़ों को ठीक से आपको समझा दिया जाए। जी अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय है क्या। व्हाट इज नेशनल इनकम? उस पैसा से और विदेश से भिजवा रहे हैं उस पैसा, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो नंबर मिलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम। हमको अपने संस्थान में इस टॉपिक को समझाने में तकरीबन 8 से 9 दिन लगता है। तो यहाँ भी लगेगा। ये चैप्टर सबसे कंसेप्चुअल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको समझेंगे तो आगे जीडीपी क्या होता है फिर पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जहाँ जीएनपी की बात करेंगे वहाँ फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ जीएनपी, व्हाट इज़ जीडीपी। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय आय का जब आकलन करते हैं तो इसके अनेक मेथड्स हैं। मेनली राष्ट्रीय आय के आकलन के 4 मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है, जो 4 इससे रिलेटेड, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, वो क्या है? आज बहुत लाइट चल रहा है, क्या बात है? समझिए ना, पहले नोट्स में लिखा हुआ है, हम दे देंगे। एक्चुअली जब हम लोग नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो मुख्य रूप से हम लोग इसमें 4 विधियों का, 4 अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, 4 मेथड्स या 4 कंसेप्ट्स। द फर्स्ट वन इज जीडीपी, द सेकेंड वन इज एनडीपी, द थर्ड वन इज GNP, and the fourth one is NNP, which is popularly known as national income. इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं। किसी एक वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। जितना भी लेखा जोखा होता है, आय व्यय, व्यक्ति के स्तर पर हो, कंपनी के स्तर पर हो,
देश के स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, उसका अवधि क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। कितना आया, कितना गया, बजट में वही देखते हैं हम लोग। सरकार का बजट है, देश का बजट है, व्यक्ति का बजट है, राज्य का बजट है, हर जो संस्थान है उसका बजट है, हम लोग भरते हैं ना रिटर्न। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर ले लीजिए, इसको हटा दें, किसी एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में देश के साधारण नागरिकों, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, ऐसे समझिए, किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के साधारण नागरिक, नॉर्मल रेजिडेंट्स, देश के साधारण नागरिक में नागरिक भी हो सकते हैं, गैर नागरिक भी हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर आकर के कोई अंग्रेज अगर काम कर रहा है, उत्पादन कर रहा है और 1 साल या अधिक समय से रह रहा है, तो उसको भी हम लोग साधारण निवासी बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स। वो सिटीजन हो भी सकता है, सिटीजन नहीं भी हो सकता है, ऐसे समझिए। तो इसमें जो पहला टर्म है, इसको देखिए, बहुत टेक्निकली समझिए। पहला टर्म है वित्तीय वर्ष। क्या हो गया आज इसको? अब यहाँ तो केवल हमारा काम होगा बोर्ड का, है क्या? दीजिए ना। हाँ उत्तम जी, हाँ बोलिए, क्या हो गया? कोई
जो साधारण निवासी हैं, साधारण निवासी का मतलब क्या हुआ? नागरिक दोनों। अब इसमें दो बात है, जान लीजिए। अगर कोई अंग्रेज यहाँ आकर के काम कर रहा है और हमारे उत्पादन में सहयोग कर रहा है तो उसका हम लोग काउंट करेंगे, बाद में वो कैसे घटाएंगे बताएंगे। और अगर हमारा कोई विदेश में जाके काम कर रहा है जो भारत का नागरिक है, वहाँ से जो कमा के ला रहा है उसको हम लोग जोड़ लेंगे। अभी मोटा मोटी इतना ही समझिए, अभी आप साधारण नागरिक समझिए। तो ये एक वित्तीय वर्ष है ना, पहला चीज़ है इसमें। दूसरा दीजिए ना, हाँ, ये पहला चीज़ है वित्तीय वर्ष, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए। जो पहला टर्म है वो है फाइनेंशियल ईयर, और ये फाइनेंशियल ईयर एक वर्ष का होता है। ये अवधि कितने दिन की होती है? एक वर्ष। जानना है, ये कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है हम लोग की। ये आपको शुरू होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। सबको क्लियर है? जैसे वित्तीय वर्ष आपको 24-25, तो 24-25 कब से काउंट होगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगले साल। तो फाइनेंशियल ईयर आपको समझ में आ गया, एक साल में हम लोग काउंट करते हैं। राष्ट्रीय आय का जो काउंटिंग होता है वो कितने समय के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। द पीरियड इज 1 ईयर। सेकेंड, जो इसमें दूसरा टर्म है वो है साधारण निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। इसमें नागरिक प्लस गैर नागरिक, आगे बहुत क्लियर होगा, अभी छोड़ दीजिए, बस इतना ही समझिए। अभी तो आपको हम नहीं समझा पाएंगे ना जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे दोनों, बस इतना ही जानिए। हम लोग भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं और जो अर्जन कर रहे हैं, और जो विदेशी यहाँ कर अर्जन कर रहे हैं, उसका भी हम लोग काउंट कर रहे हैं। अभी इतना ही जानिए ना। और तीसरा जो इसमें टर्म है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे तोड़ के पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। ये एकदम समझने वाला चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको समझिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। ऐसे पूरा इकोनॉमिक्स समझने वाली चीज़ हम बताते रहे। आप बाबर आया और यहाँ जीता, वहाँ खोया, इतना रानी को रखा, उतना महारानी को रखा, ये सोचिएगा कि इकोनॉमिक्स में आके पढ़ा में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं सर, बताइए आप। और ये मत भूलिए कि वह द एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विस, कल के दिन राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास 1 सर्विस। जहाँ जाइएगा तो कितना कमाइएगा ये आपको भी पता नहीं है। सैलरी तो आपका रहेगा 70-80 हज़ार, मगर आप 70-80 करोड़ में 2-4-5 साल में पहुँच जाइएगा। जी काउंटलेस। हाँ, काउंटलेस पहुँचेगा, ठीक बोल रही हैं। ये 70-80 करोड़ इनको कम लगा। 70-80 करोड़ हमने कहा तो इनको खराब लग गया। चलिए हम सुधार लेते हैं, 700-800 करोड़। उसमें भी नहीं है, ये बोल रहे हैं इनडेफिनिट बोल रही हैं, काउंटलेस। अब वो तो निश्चित नहीं हो गया ना, डेफिनेट नहीं हो गया, इनडेफिनिट नाउन हो गया, काउंटलेस। फिर उसका तो लेखा जोखा नहीं रहता है ना, तो कोई लेखा जोखा नहीं है उसका। वो लाइविश लाइफ स्टाइल में जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ी, 4 ठो गाड़ी, 1 ठो पर वाइफ चढ़ रही है, 1 ठो पर हस्बैंड चढ़ेगा, 1 ठो पर बेटा बेटी, बेटा का अलग, बेटी का अलग, माँ का अलग, बाप का अलग। हम देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में। 100 फ्लैट्स और ज़मीन के प्लॉट्स भारत में भी और भारत से बाहर भी, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया। हम लोग तो पूरी ज़िंदगी मरते हैं, गला ख़राब कर लेते हैं बोलते बोलते, हार्ट पर असर पड़ता है, लंग्स ख़राब होता है, तब जा कर के क्या कमा पाते हैं वो हम लोग को तो कभी कभी लगता है, गला नहीं लगता है क्या किए जीवन में।
वही सब काम कर लेते हैं। अगर वॉइस चेंज हुआ है। जी वॉइस चेंज। हाँ, वॉइस चेंज होगा ही ना। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र तो बोलता है ना। आप मिली होंगी तो 4-5-7 साल पहले, समय ओवर द ईयर्स आदमी धीरे 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 डिके करता है। एनी हाउ, तो जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास 1 सर्विस ऑफ द स्टेट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस ऑफ द स्टेट, तो थोड़ा पढ़ाई का स्तर तो क्या एलिवेट करना होगा। और सब कुछ समझेंगे हम लोग। बोले ना कि हर व्यक्ति का क्रैनल कैपेसिटी 1400 से 1600 सीसी है। ये कहना कि वो कमज़ोर है, वो मजबूत है, नहीं। हर व्यक्ति का आईक्यू लगभग एक जैसा है। हर व्यक्ति का ये जो क्रैनल कैपेसिटी है 1400 से 1600 सीसी जानना चाहिए। जो थर्ड चीज़ है इसका सिग्निफिकेंट, वो क्या है, ये भी पूछता है। क्रैनल कैपेसिटी मॉडर्न मैन का, जो हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस है, जानना चाहिए। शायद बायो टीचर आपको पढ़ाए हो। तो होमो सेपियंस सेपियंस है हम लोग, अति मेधावी मानव। और हम लोग की क्रैनल कैपेसिटी लगभग 1400 से 1600 सीसी के अंदर यही वेरिएशन है। किसी का देखिएगा माथा जो है बड़ा रहेगा, किसी का थोड़ा मॉडरेट रहेगा। तो जो तीसरा जो कंसेप्ट है वो है आपका अंतिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु। इस पर एक फुल क्वेश्चन आया इस पर जेपीएससी में, और ये हम पढ़ाते हैं, मेरे नोट्स में पहले से लिखा हुआ है। अंतिम वस्तु एवं सेवा। ये शर्ट है, ये अंतिम वस्तु है, क्योंकि इसका हम उपभोग कर लिए। किसी फैक्ट्री में पहले हम लोग धागा लेते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग करके उसको हम लोग बनाते हैं शर्ट। तो इस शर्ट को बनाने में अनेक बीच के चीज़ का उपयोग हुआ, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? मध्यवर्ती वस्तु। धागा लगा, बटन लगा, तो सपोज कीजिए कि इसमें जो इसका जो इंटरमीडिएट गुड्स था उसकी कीमत थी 700, और वो सब जब लग गया तो ये शर्ट तैयार हुआ, तो इसका दाम रखा गया 1000। सपोज करने बोल रहे हैं। तो जो मध्यवर्ती वस्तु है, अगर इस वस्तु का हम जब अब नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय, तो बोल रहे हैं कि ऐसा जितना भी शर्ट है, मान लीजिए कि 100 शर्ट है, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा अगर पेन है 1 लाख, तो अगर इस पर 20 रुपये आया है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर सबको जोड़ दिए। लेकिन इस शर्ट को बनाने में जो इंटरमीडिएट गुड्स का यूज हुआ है, मध्यवर्ती वस्तु का, उसको हम उसमें नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वो जुड़ चुका है। अगर उसको भी फिर दोबारा जोड़ेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। यही क्वेश्चन आया था इस बार जेपीएससी मेंस में, ही क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नेशनल इनकम का काउंटिंग करते हैं, तो अंतिम वस्तु और सेवा, बीच में जो इंटरमीडिएट गुड्स लग रहे हैं उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब जुड़ जा रहे हैं किसमें? अंतिम वस्तु के मूल्य में। तो जो तीसरा जो इसमें सिग्निफिकेंट टर्म है वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विस। बीच में जो लग रहा है उसको हम लोग काउंट उसमें नहीं करेंगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, कुल वस्तुओं और सेवाओं का, या वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है।
बोलिए किसको नहीं समझ में आया? हु डज नॉट अंडरस्टैंड, बताइए। एक लाइन में लिख लीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था में किसी वित्तीय वर्ष में, इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का नहीं के कुल मूल्य का योग ना जी, सम टोटल ऑफ वैल्यूज, कुल मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर? अब हमने पहले कहा कि राष्ट्रीय आय के आकलन की 4 विधियां हैं। अलग अलग संदर्भ में हम लोग अलग अलग कंटेक्स्ट में चारों को यूज कर देते हैं, बताया था ना भी। और जब हम लोग राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि हमारे उत्पादन में कैसा बदलाव है, उत्पादन बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, अगर राष्ट्रीय आय घट गई इसका मतलब है कि उत्पादन सेटबैक है, उत्पादन में गिरावट है। अब हमने कहा कि इसके चार इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। राष्ट्रीय आय की विधियां, आप जितना जल्दी समझिएगा हम उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे, और समय बचेगा तो और भी कुछ पढ़ा देंगे। ज़रूरत है कि जल्दी समझिए। पहला है आपका जीडीपी, आप लिखिए, हम फुल फॉर्म लिखवाएंगे। उसके बाद है एनडीपी, उसके बाद है जीएनपी और फिर है एनएनपी। अब अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट है कुजनेट्स, उनका नाम है कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स
1934 में 1934 में कुजनेट्स ने जीडीपी का कंसेप्ट डेवलप किया। जीडीपी के अवधारणा को इन्होंने विकसित किया था, साइमन कुजनेट्स। अगर आप देखेंगे तो इन सम रेस्पेक्ट, कुछ मायने में ये चारों विधियां एक दूसरे से अलग हैं। कुछ मायने में ये चारों डिफरेंट हैं, लेकिन ये चारों राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां हैं, ठीक है। और ये चारों राष्ट्रीय आय के ही डिफरेंट टाइप्स हैं, इसलिए ऊपर में हम लिखा राष्ट्रीय आय की विधियां। अब देखिए, पहला है जीडीपी। जीडीपी अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जीडीपी। प्रोड्यूस ही लिखे ना, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। गर्मी बहुत है, ऊपर का छत है ना, खिड़की खोल दीजिए ना। इधर भी खोल दीजिए, खुलता ही नहीं है। हमने बोला था ना कि जो हिटलर है वो ज्यूज से बहुत नफरत करता था, यहूदियों से, तो उसने एक गैस चैम्बर बनवाया और उसे में यहूदियों को जाकर डाल दिया। मतलब इतिहास की एक बिल्कुल ही त्रासदीपूर्ण घटना है ये, उसमें बहुत लोग मरा था। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा। हिटलर वाज वेरी ब्रूटल रूलर, क्रूर था। एनी हाउ, अब इसमें आपको सकल घरेलू उत्पाद, इसमें जो चीज़ है वो है किसी एक वित्तीय वर्ष में, वो तो आपको एक फाइनेंशियल लेना ही होगा, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 25, 26, इस तरह से 21, 22, 22, 23, जो भी लीजिए। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा
के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल के मूल्य का कुल योग सकल घरेलू उत्पाद है। आप लिख लीजिए एक लाइन में, जीडीपी लिखिए और उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देखिए यहाँ पर 2 टर्म है या फिर 3 टर्म हो जाएगा आपका, 3 डिफरेंट टर्म्स। पहला जो टर्म है वो है सकल। दूसरा जो टर्म है वो है ग्रॉस, घरेलू। और तीसरा है अंतिम वस्तु एवं सेवा। हम लोग जब उत्पादन करते हैं तो पूंजी लगाते हैं, प्लांट है, मशीनरी है, ट्रैक्टर है, फैक्ट्री है, लेबर नहीं, अभी लेबर की बात नहीं करेंगे। पूंजी लगाते हैं ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब जो मशीन लगा रहे हैं, जो हम लोग जो प्लांट लगा रहे हैं, जब उसको हम लोग यूज करते हैं तो उसमें घिसावट आता है। उसका वेयर एंड टियर होता है, टूट फूट, घिसावट नहीं होगा। सपोज कीजिए कि एक प्लांट हम लगाए जिसका लाइफ स्पैन है 10 साल, वो कंपनी बोलती है कि 10 साल चलेगा, ये उसकी 10 लाख कीमत है। तो एक वर्ष में उसका कितना डिप्रेसिएशन हो रहा है, उसमें कितना ह्रास हो रहा है, 1 लाख रुपए का। अगर 10 साल उसका जीवन काल है तो 1 साल में कितना हो रहा है, 1 लाख रुपये। तो जब हम लोग को अंतिम वस्तु आ रहा है, मान लिया कि हम 1000 रुपये का उत्पादन किए, सपोज कीजिए, और उसमें जो प्लांट लगाए हैं या उसमें जो मशीन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1000 रुपये का उत्पादन किए हैं, उसमें 100 रुपया उसमें उसका जा रहा है। ह्रास हो रहा है, उसका पूंजी का क्षय हो रहा है, उसको डिप्रेसिएशन बोलते हैं, कैपिटल डिप्रेसिएशन, वेयर एंड टियर इकोनॉमिक्स में, टूट फूट, घिसावट, पूंजी की खपत, कंजम्पशन हो रहा है वो कैपिटल का। नहीं होगा। आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आजीवन नहीं ना चलेगा वो। तो आप जब उत्पादन करने जा रहे हैं और ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें ह्रास हो रहा है, क्षति हो रहा है कि नहीं उसका, वो आपके उत्पादन पर ही ना बैठेगा वो।
तब हम लोग क्या किए, 1000 में 100 रुपये को अलग कर दिए। तो हमारा जो वास्तविक आय आया वो कितना आया, 900 रुपये। अब जब हम लोग जीडीपी का आकलन करते हैं तो पूंजी के ह्रास को उसमें से माइनस नहीं करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रॉस, सकल। पूरा जो कमाई आया उसको रख लिए। क्या उस पर मेरा पूंजी का ह्रास हो रहा है, जो कैपिटल हम लगाए हैं मशीन के रूप में, प्लांट के रूप में, उसका जो टूट फूट हो रहा है, उसका जो क्षय हो रहा है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ये ग्रॉस का मतलब हुआ। अब डोमेस्टिक का मतलब है देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत के अंदर। कोई भारतीय अगर जाकर के विदेश से कमा के ला रहा है तो उसको इसमें नहीं जोड़ेंगे। हमारे देश का जो भौगोलिक सीमा है, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जो भी उत्पादन हो रहा है अंतिम वस्तु का, अंतिम सेवा का, तो यहाँ जो दूसरा चीज़ है वो देश का भौगोलिक सीमा। अब देश की, हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हो सकता है कि कोई ब्राज़ीलियन हो, कोई ऑस्ट्रेलियन हो, कोई अमेरिकन हो, कोई अंग्रेज हो, जो आकर के यहाँ उत्पादन कर रहा है, सब जोड़ाएगा, क्योंकि कहाँ कर रहा है वो हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। नहीं क्लियर है? क्लियर है? और फिर अंतिम वस्तु और सेवा। किसी वस्तु के उत्पादन में मान लीजिए कि अंतिम वस्तु और सेवा क्या है, वैसा वस्तु या सेवा जो उपभोग के लिए अब तैयार है, which has crossed the boundary of the which has crossed the process of production। अंतिम वस्तु का मतलब क्या हुआ, फाइनल गुड्स मीन्स अ गुड which has crossed the process of production, और which has crossed the boundary of production, उत्पादन की सीमा को पार कर चुका है। ये जो शर्ट है, ये जब हम लोग जाते हैं दुकान में खरीदने, तो अब इसमें कोई उत्पादन की प्रक्रिया इस पर नहीं लगेगा, ये फाइनल है, लाए और इसका उपभोग किया। लेकिन जब तक ये फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, इसमें मध्यवर्ती वस्तु लगते जा रहे हैं। इसका अंतिम मूल्य है 1000 रुपया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें लगा है इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में, 700 रुपये का, 700 रुपया लगा, और फिर इसको बाज़ार में लाया गया, वैल्यू एडिशन करके मूल्य बढ़ा करके 1000 रुपया। कंपनी 1000 फिक्स कर दी, 700 तो उसको लगा था। आप सिलवा रहे हैं तो फिर वो अंतिम वस्तु क्या होगा, वो जो आपका सिलवा रहे हैं, तो जो आपने 700 रुपया दिया, मान लीजिए 700 रुपये का कपड़ा खरीदे, वो जुड़ेगा, और 300 रुपये जो टेलर को चार्ज दीजिएगा वो जुड़ेगा, वो अलग से जुड़ेगा। वहाँ रिपीटेशन नहीं ना हो रहा है, तब नहीं जुड़े, तब अलग अलग जोड़ दीजिए। एक्चुअली हम लोग जब बोलते हैं कि अंतिम वस्तु और सेवा, मतलब क्या है कि इसमें किसी तरह का कोई रेपिटेशन नहीं होगा, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। अंतिम वस्तु और सेवा मतलब क्या हुआ, बगैर पुनरावृत्ति के वस्तु और सेवा का मूल्य, बगैर पुनरावृत्ति के। क्लियर? वो 700 रुपये आपका गुड्स का काउंट किया जाएगा, और 300 रुपया सर्विस सेक्टर, तो सर्विस में दे रहा है, सिल रहा है। अब एक कार बनता है, उसमें टायर है, ट्यूब है, उसका इंजन है, तो सब जोड़ करके 10 लाख रुपये में आ रहा है। तो फिर अलग से वो टायर ट्यूब का दाम नहीं ना फिर निकालेंगे हम लोग, उसी में ना हो गया, नहीं जुड़ा। अब ये क्या उत्पादन
उत्पादन का प्रोसेस इसमें कीजिएगा तो तैयार है। आप फ्रिज लेने जा रहे हैं तो अब वो उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर आ चुका है, सीमा को क्रॉस कर चुका है। अब वो फैक्ट्री में थोड़ा है, फैक्ट्री से बाहर आ चुका है। अब वो दैट इज वो अलग है, उससे जुड़ेगा। आप अलग से जो एक्सेसरीज लगाते हैं उसका हम बात कर रहे हैं। वो कार आप निकाले, मतलब दैट इज रेडी फॉर कंजम्पशन। ये अगर हम लोग जा रहे हैं, अभी मान लीजिए कि मॉल में जा रहे हैं और कोई शर्ट वहाँ से उठा रहे हैं, तो वो शर्ट क्या है? वो शर्ट जो है फाइनल गुड्स है। सर एक तरह से बोलेगा तो जो बाजार में उतर गया कह सकते हैं, मतलब विच इज़ रेडी फॉर कंजम्पशन, जो उपभोग के लिए तैयार है। अब उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। क्लियर? नहीं क्लियर है? रेडी फॉर कंजम्पशन। आप फ्रिज जाते हैं, उठा के लाते हैं, तुरंत यूज करते हैं, फाइनल गुड्स है वो। एसी है, फाइनल गुड्स है। अब इसमें जो हाँ जी हाँ हाँ वो तो फाइनल गुड हो गया। हाँ तो फाइनल गुड्स से नहीं होगा वो। अब देखिए वो जो आप बोल रहे हैं वो वहाँ भी फाइनल गुड्स ही है, उसको भी तो ले जाके पका के खा जा रहे हैं। हाँ उसमें वैल्यू एडिशन कहाँ हो रहा है? हाँ वैल्यू एडिशन जब होगा जब उसको पैकिंग करके आप बेच दीजिए। टमाटर से आप सॉस बना लीजिए, वैल्यू एडिशन हो गया। अब उसको पका करके आप बेच रहे हैं तो मूल्य तो बढ़ेगा। हाँ लेकिन वो फाइनल गुड्स ही है। हाँ अब वो जो ले जा रहा है उसको जो बना करके बेच रहा है उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अब उसमें फिर से सब्जी का दाम नहीं जोड़ेगा। अगर वो 200 रुपये में प्लेट बेच रहा है तो फाइनल उसका मूल्य हो गया। अब वो थोड़ा है कि फिर से उसमें 20 रुपये का हम सब्जी लाए तो जोड़ेगा नहीं। क्लियर? वैसा गुड्स जो रेडी फॉर कंजम्पशन है, आप लिए और उसको कंज्यूम कर गए, दैट इज फाइनल गुड्स। अब वो प्रोसेसिंग कर रहा है आगे, तो सब्जी की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो एग्रीकल्चर में एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं। अब तो एग्रीकल्चर में हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, एग्रीकल्चर के जितने भी गुड्स होते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि वैसा गुड्स जो रेडी फॉर कंजम्पशन है, जिसको लिया और उपभोग करके, बस इतना ही जानिए, दैट इज अंतिम वस्तु। और सबसे बढ़िया उदाहरण ये शर्ट है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। लिए, पहन लिए। अब इसका मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा और इसका ये इट हैज़ क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की सीमा को ये क्रॉस कर चुका है, पार कर चुका है। तो ये फाइनल गुड्स है। अब इसमें फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। क्लियर? ये आपका फाइनल गुड्स है, वो आपका फाइनल गुड्स है, लेकिन इसमें जो जो सामान यूज़ किया गया वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बढ़ा गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हाँ, अंतिम वस्तु और सेवा। क्लियर है? इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, एक ही चीज़ को दो बार काउंट नहीं किया जा रहा है, डबल काउंटिंग नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं अंतिम वस्तु। क्योंकि अंतिम वस्तु अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो मध्यवर्ती वस्तु तो उसमें ऑलरेडी शामिल है, तो फिर उसमें जो हम मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य लगाए हैं उसको अलग से जोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? बढ़े आगे। अब एक दो बात और है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद हो गया। अब देखिए इसमें जो तीनों सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, तीन सेक्टर्स होते हैं, हम बताए थे, इसीलिए कि आगे फिर तुमको दिक्कत नहीं हो। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कृषि, द्वितीयक इंडस्ट्री और सेवा। ये तीनों से जो कमाई हो रहा है, ये तीनों का जो उत्पादन हो रहा है अंतिम वस्तु और सेवा का, तो तीनों सेक्टर्स के जो आय होते हैं उसको हम लोग जीडीपी में जोड़ते हैं। ये तीनों सेक्टर्स से
उत्पाद, उत्पाद में अंतिम सेवा, अंतिम वस्तु एवं सेवा, तीनों सेक्टर्स के उत्पाद, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य शामिल। क्लियर है? चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो आ रहा है, उत्पादन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर से जो कमाई हो रहा है, क्लियर है? अब जो भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे, ये प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसको डिफाइन कर रहा है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। द्वितीय क्षेत्र में किन किन चीज़ों के आय को जोड़ना है, मूल्य को, और तृतीय क्षेत्र में किसको जोड़ना है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 इसको क्लियर किया गया है। भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, देखिए जब जीडीपी का हम लोग आकलन करते हैं तो तीनों जो सेक्टर्स हैं उनके जो उत्पाद हैं उनके मूल्य को हम लोग शामिल कर लेते हैं। अब देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, इसमें कौन कौन सा चीज़ आएगा, भारत सरकार इसको डिफाइन कर देती है। इसमें पहला है कृषि, ये सब याद रखिएगा, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, यही सब पूछता है। दूसरा है वानिकी से जो कमाई हो रहा है, फॉरेस्ट्री से। तीसरा है मत्स्य पालन, इसको बोलते हैं फिशिंग, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट्री, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। और चौथा जो है वो आपका पशुपालन। ये सब एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री, ये चार जो चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में। अब जो आपका देखिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा तो हम पढ़ा पाएंगे, शर्त है कि आप समझिए। सेकेंडरी सेक्टर, इसको बोलते हैं द्वितीयक। हरीश जी, ब्लैक वाला नहीं है, नया दीजिए नेक्स्ट हो। द्वितीयक या उद्योग, इसी को इंडस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में होता है सब कुछ, कल ही बताए थे ना। उद्योग क्षेत्र,
सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर है? अब ये सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाएगा इसको देख लीजिए। सेकेंडरी सेक्टर में पहला चीज़ है माइनिंग, एंड क्वेरिंग, इसको सेकेंडरी सेक्टर में रखता है। मतलब गहराई में जाके जो हम लोग निकालते हैं वो माइनिंग हो गया, और ऊपर से जो सतह से निकालते हैं वो क्वेरिंग कहलाएगा। अब हिंदी इसका देख लीजिएगा, खनन और उत्खनन। माइनिंग एंड क्वेरिंग। दूसरा है आपका विनिर्माण, कल बताया था ना। तीसरा आपका है विद्युत, गैस, जलापूर्ति। और चौथा आपका आ जाएगा निर्माण। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, कल बताए हैं सब। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक या सेवा क्षेत्रक नहीं, जैसे सेकेंडरी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी और इंडस्ट्रियल, ये सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल। जो प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक या कृषक, उसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलाप हैं, और इसमें सेवा होता है, इसलिए तृतीयक या सेवा क्षेत्रक।